तो आप भारत में चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का क्विज जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जहां हम मात्र 15 मिनट में 50 प्लस प्रश्न करेंगे। तो इसी क्रम का शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए, ये एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है और रेलवे ने भी इसे ही रिपीट किया है। तो सुलह कुल महोत्सव जो है ये आगरा में आयोजित किया गया था और ये हिंदू मुस्लिम एकता का पर्व है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जाता है। अगर इंग्लिश में बोले तो एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इसे बोला जाता है। तो इसका मुख्यालय के बारे में पूछा जा रहा है, तो नई दिल्ली है। एक और प्रश्न इससे ये पूछा जाता है कि इसके जो है मुख्यालय या फिर केंद्र जो है कहाँ कहाँ पे, तो आपको ये भी एक बार याद रखना, क्योंकि इसमें से ऑप्शन आउट करने का ऑप्शन आएगा। तो भोपाल आपका, फिर पुणे में, फिर कोलकाता में, फिर चेन्नई में। तो ये सारी जगहों पे जो है इनका केंद्र है। और मुख्यालय का बात पूछे तो वो कहाँ है? नई दिल्ली में। एक और प्रश्न है कि एनजीटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जो जज है वही जो है एनजीटी का अध्यक्ष होता है। एनजीटी जो है एक संवैधानिक संस्थान है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो है किसी को भी नोटिस थमा सकते हैं, जैसे आप कोई कंपनी खोलने वाले हैं या फिर कोई इंडस्ट्री खोलने वाले हैं, तो एनजीटी का सर्टिफिकेट, एनजीटी से आपको स्वीकृति लेनी पड़ती है, नहीं तो एनजीटी चाहे तो उस पर स्टे लगा सकती है। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत का दौरा करने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो देखिए, शुंग युंग, ये जो शुंग युंग है ये 6वीं शताब्दी में भारत का दौरा करने वाला तीर्थयात्री था। अब यहाँ सबसे मजे की बात है कि हेनसांग, फायान और आई तिसिंग, ये जो है चारों के चारों जो है चीनी यात्री हैं। और हेनसांग भी भारत आया है और फायान और सुंग यून भी भारत आया, इसलिए इस प्रश्न में जो है मैंने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट ने गलत किया था। लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा सा ये समझना आएगा कि फायान जो है वो चाइनीज ट्रेवलर था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। तो ये भी पूछा जाता है, तो आपको ये भी रखना, याद रखना है। चंद्रगुप्त दो, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, विक्रमादित्य के समय जो है हिंसांग आता है। अब फाइयान की बात करें तो ये हर्षवर्धन के काल में आता है, हर्षवर्धन जो राजा थे उसके काल में फाइयान आता है। और 6वीं शताब्दी में कब आता है? 518 में। 518 में 6वीं शताब्दी में सुयुंग जो है भारत आता है। और ये भारत क्यों आता है? बुद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है। तो एक प्रश्न के साथ आपके 3 प्रश्न हो जा रहे हैं। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र जो है क्यों पूछा गया है? क्योंकि भगवान जो राम थे, राम जो है उनको जब वनवास दिया जाता है 14 वर्ष का, तो इन क्षेत्रों में वो जो है विचरण करते हैं। और अभी मोदी कैबिनेट ने दंडकारण्य क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने के लिए ट्रेन की योजना शुरू की है, जो इन सारे क्षेत्रों को जोड़ेगा। इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उसके अलावा तेलंगाना, ये जो 4 क्षेत्र हैं ये दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। कौन भारत का दूसरा सबसे लंबा नहर है? तो दूसरा सबसे लंबा नहर पूछा जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि पहला सबसे लंबा नहर कौन है। तो वो है इंदिरा गांधी कैनाल, यानी इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे स्थित है? इसे राजस्थान में की जीवन रेखा मानी जाती है, राजस्थान में स्थित है इंदिरा गांधी नहर। और जो दूसरा है आपका प्रश्न पूछा गया वो है नर्मदा नहर। और नर्मदा नहर से एक और प्रश्न ये पूछा जाता है कि नर्मदा नहर को कहाँ से पानी मिलता है? तो इसे सरदार सरोवर डैम से पानी मिलता है, सरदार सरोवर डैम। और ये कहाँ पे स्थित है? आपको नाम से ही पता चला होगा कि गुजरात में। और ये नहर बहती कहाँ है? तो ये गुजरात प्लस राजस्थान दोनों में ये नहर से पानी सप्लाई होता है, जबकि सरदार सरोवर डैम से इसे पानी मिलता है। किस शिक्षा आयोग ने तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान करेगी? तो देखिए, भारत के नैतिक चरित्र के लिए जो है वुड का डिस्पैच जो थी शिक्षा नीति थी, कब आई थी? 1854 में। और ये पूछा जाता है। मैं जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूँ सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये जो एक्स्ट्रा नोट है इसे भी आपको ध्यान देना है। तो 1854 में वुड का डिस्पैच आता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि ये भारतीय शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का भारत में मैग्ना कार्टा है। तो आपका कई बार प्रश्न आपने ये भी देखा होगा, अक्सर रेलवे में मैग्ना कार्टा के बारे में पूछा जाता है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन था? तो वुड का डिस्पैच था। तो इसे आप याद रखेंगे, 1854 में होने वाली घटना है। संघ सूची में कितने विषय हैं? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि संघ सूची है क्या। डायरेक्ट रटने से फायदा है नहीं, एक बार अगर आप समझ लेते हैं तो ये आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रह जाता है। तो देखिए, 3 तरह की सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, उसके अलावा होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो इसमें क्या क्या होता है? देखिए, संघ सूची जो है यूनियन के अंदर आता है, यूनियन यानी कि सेंटर, यानी कि केंद्र के अंदर आता है। तो इसका एग्जाम्पल है सेना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सेना जो है फोर्स है वो संघ सूची का विषय है, या फिर आप आर्मी बोल सकते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल आप समझिए कि बोला जाता है इंडियन आर्मी। कभी आपने ऐसा सुना है कि बिहार आर्मी या यूपी आर्मी या महाराष्ट्र आर्मी बोला जाएगा? ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब केंद्र का नाम लिया जा रहा है भारत का, तो ये संघ सूची का विषय हो गया। समवर्ती सूची, जिसमें कि राज्य और संघ यानी केंद्र और आपका राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे आपका वन हो गया, तो वन में राज्य और केंद्र, जो आपका वन प्रदेश होगा उसमें दोनों ही मिलकर काम करेंगे वन्य जीवों के उत्थान के लिए या वन पर्यावरण की रक्षा के लिए। अब देखिए, जो राज्य सूची है उसके अंदर हम, अच्छा, ये संघ सूची का एक और एग्जाम्पल बार बार जो पूछा जाता है सेना के अलावा, वो है भारतीय डाक। डाक भी पूछा जाता है, तो ये भी आप याद में रखिएगा, मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। अब देखिए, राज्य सूची आपने सुना होगा बिहार पुलिस।
तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए हर राज्य की पुलिस जो है राज्य सरकार के अधीन होती है। बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, बंगाल पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ये आपने सोचा होगा। तो आपको नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि ये राज्य सूची का विषय है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए आपका जो प्रश्न था कि संघ सूची में वर्तमान कितने विषय हैं, तो 98 विषय जो है संघ सूची में है। एक प्रश्न से यह पूछा जाता है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किस अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में है। तो ये भी आपको याद रखना है। शक्ति का बंटवारा, शक्ति का जो है इसमें लिखा गया कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो है बंटवारा किस आधार पर होगा, तो वो 7वीं अनुसूची में है। तो इस आप अच्छे से समझ गए होंगे संघ, राज्य, केंद्र, समवर्ती सूची को। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अब तक कितने पदक जीते हैं, तो देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल होता है, इसलिए इससे ये प्रश्न पूछा गया था। तो भारत ने अभी तक जो है कुल 3 जो है पदक जीते हैं, और वो थे सिल्वर मेडल। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, सिल्वर मेडल भारतीय हॉकी टीम खेलती है राष्ट्रमंडल खेलों में। जनहित याचिका, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी से लेकर रेलवे में, यूपीएससी तक में और बीपीएससी वगैरह में सब में रिपीटेड प्रश्न है। जनहित याचिका आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी भारत के नागरिक हैं और आप भारत के जन हैं, तो आपके ही हित के लिए ये याचिका जो है कोर्ट में अप्लाई की जाती है। तो थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। देखिए जनहित याचिका को आप PIL भी बोल सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसके अंतर्गत जो है सामाजिक क्रिया याचिका आती है, वर्ग क्रिया याचिका आ जाती है, और सामाजिक हित याचिका आ जाती है। यानी सोशल एक्शन लिटिगेशन, SAL भी इसे बोला जाता है, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसको क्लास एक्शन लिटिगेशन भी बोला जाता है। और ये जो है हमारे ही हितों के लिए जो है लगाई जाती है, कोर्ट में दायर की जाती है। 1739 में करनाल की लड़ाई में नादिर शाह और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ाई लड़ी गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ाई होती है। कब होती है? 24 फरवरी 1739 में ये लड़ाई होती है। और इसमें कौन जीतता है? इसमें मोहम्मद शाह, मुगल से, मोहम्मद शाह किससे थे? मुगल से थे, और वो जो है इसमें जीतते हैं। उनको नादिर शाह इसमें जीतता है, मोहम्मद शाह की हार हो जाती है और नादिर शाह जीतता है। नादिर शाह ईरान से आता है और वो भारत पे हमला करके मुगल शाह को हरा देता है। अब उसका नादिर शाह का ये पूछा जाता है कि मुख्य उद्देश्य क्या था, तो लूटपाट इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में। और फिर मयूर सिंहासन को भारत से और कोहिनूर हीरे को चोरी करके नादिर शाह लेके चला जाता है ईरान। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। देखिए मेघदूत कविता के रचयिता कौन है, तो आप जानते होंगे मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार लिखा गया है। इसके अलावा किन किन के लेखक हैं? कुमार संभवम के लेखक भी जो है वो भी कालिदास हैं। उसके बाद जो है आपका सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये भी आपको याद रखना है, अभिज्ञान शकुंतलम पूछ लेगा लेखक कौन है। और जो है विक्रमा संभवम जो है वो भी कालिदास ने लिखा है, रघुवंशा भी कालिदास ने लिखा है, वो उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपका ये तीनों जो है सबसे ज़्यादा मेघदूत, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम पूछा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि कौन सा बौद्ध सूत्र जो है मौर्य राजा बिंदुसार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो देखिए दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश, ये जो तीनों हैं, इन तीनों का संबंध जो है मौर्य राजा बिंदुसार से है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऊपर के सभी, यानी डी। अब राजा बिंदुसार भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य वो जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे, और उनका महामंत्री कौन था? चाणक्य था। तो ये भी पूछा जाता है, महामंत्री बोल लीजिए, गुरु बोल लीजिए, चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं बिंदुसार। तो ये मौर्य वंश के थे बिंदुसार। अब बिंदुसार के पुत्र जो हैं वो होते हैं सम्राट अशोक, जो कि चक्रवर्ती सम्राट हैं। भारत का जो है राज्य काफ़ी दूर तक, बलूचिस्तान तक इन्होंने फैलाया था, और हिंदू कुश तक भारत की सीमा बना दी थी अशोक ने। और अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये भी याद रखना है। तो उन्हीं के लिए ये सारी जो काव्याएँ थी उनमें बिंदुसार के बारे में जिक्र मिलता है। सारे का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपने याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारत में पहली बार के तहत आर्थिक सुधार किए गए थे। तो कब किए गए थे? तो देखिए ये जो है PV नरसिम्हा राव की सरकार थी 1990 में, यानी PV नरसिम्हा राव जो थे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। तो उस समय जो है LPG सुधार किया गया था। LPG क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में इसकी बात करें तो उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या हो जाएगा? निजीकरण, और उसके बाद जो है आपका ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, और UPSC वगैरह जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं PCS के, उसमें ये चीज़ बार बार पूछा जाता है। अच्छा, इससे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि उस समय जो थे वित्त मंत्री कौन थे। तो आपको याद रखना है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर जो मनमोहन सिंह थे, उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, और उन्हीं के द्वारा LPG सुधार किया गया था भारत में। पी के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, मतलब प्राइवेटाइजेशन। आपने देखा होगा रेलवे में और कई गवर्नमेंट संस्थानों में निजीकरण बहुत ज़्यादा जोर पे किया गया, और ये 1990 से ही शुरू कर दिया गया था। तो ये भी पूछा जाता है, आपको सारा का सारा पॉइंट याद रखना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद भारतीय राज्य में सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान करने से रोकता है। समझने की कोशिश कीजिएगा तो अच्छे से याद होगा। देखिए सेना का सम्मान क्या है, आपने देखा होगा परमवीर चक्र मिलता है, लेफ्टिनेंट की उपाधि मिलती है, मेजर की उपाधि मिलती है, नाम के आगे लगा रहता है मेजर, लेफ्टिनेंट, जनरल, इस टाइप से। लेकिन और भी कोई जो अगर
हैं तो उनको उपाधि नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप पद्मश्री उपाधि देख सकते हैं, पद्मश्री नाम से या फिर पद्म भूषण नाम से या भारत रत्न के नाम से, जैसे आप बोल सकते भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बोल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, क्योंकि पहले उपाधियां मिलती थी और उन्हें उपाधियों को अंत कर दिया गया। कैसे अंत किया गया? समता के अधिकार से। समता मतलब क्या हो गया? समानता। तो जो समता का अधिकार है वो भारत के संविधान में 14 से लेकर के 18 तक इसका वर्णन है। अब आपको ये भी देख लेना है कि समता का अधिकार में 14, 15, 16, 17, 18 सभी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है। 14 में देखिए समता का अधिकार है, जैसे मैंने आपको बता दिया, और ये पूछा भी जाता है। 15 में क्या है? धर्म जाति के आधार पे जो है भेदभाव नहीं होगा, ये है आपका 15 में, भेदभाव को रोका गया धर्म जाति के आधार पे। 16 में आप पूछिएगा कि 16 में क्या है? तो नौकरी की समानता है, यानी कि अगर कोई भी आप कहीं भी नौकरी करने जाते हैं तो उनको समानता मिला जाएगा। 17 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, तो इसमें क्या था? अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत का जो था अंत था 17 में। और 18 में क्या था? 18 में था उपाधियों का अंत, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है। तो यह हो जाएगा 18 का 1, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये जो है सारे के सारे 14, 15, 16, 17, 18 कई बार रिपीटेड हुए हैं, चाहे आप यूपीएससी कर लें, बीपीएससी कर लें, या फिर एसएससी, रेलवे, या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम में सारा का सारा पूछा गया। तो आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद कर लेना। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, प्रश्नों का संग्रह अच्छा लग रहा है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही एक मोटिवेशन मिलता है। और पसंद आ रहा है तो एक लाइक का बटन भी दबा दे। जितने ज़्यादा लाइक होंगे हमें उतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने में अच्छा लगेगा। किस प्रकार के वृक्षारोपण रेगिस्तानी मृदा को रोकने में मदद करते हैं? तो देखिए आश्रय आवरण, आश्रय आवरण इंग्लिश में साल्टर बेल्ट इसे बोला जाता है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि 60 से लेकर 80% जो हवाएं चलती हैं, तो उसके द्वारा रेगिस्तान में क्या होता है कि बालुई मृदा होती है। तो ये जो आश्रय आवरण जो लगाया जाता है, तो इसमें पेड़ पौधे जो लगाए जाते हैं, तो हवाएं जो चलती हैं वो मृदा को उड़ा नहीं पाती है, क्योंकि जड़ जो है वो बालू को पकड़ के रखता है और हवा के कारण वो उड़ नहीं पाती। इसका सिंपल सा मतलब यही था। ब्रिटिश संसद में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया? समझते हैं कहने का मतलब क्या है? पृथक मतलब अलग, निर्वाचक मंडल मतलब वो अलग से वोट देंगे। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1990 में, 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम, और इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। इसके द्वारा क्या हुआ था कि भारत में जो है मुस्लिम वोटर को अलग किया गया था, मुस्लिम वोटर अलग। तो ये उनके द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? जो भारत को तोड़ने की राजनीति के तहत किया गया था। इससे पहले आपको पता होगा कि 1905 में जो है बंगाल का विभाजन भी किया गया था, और उसमें भी उन्होंने कोशिश की थी कि भारत को उनके जाति के आधार पर तोड़ दिया जाए, हिंदू मुस्लिम में राइट करवाया जाए, और उसी के आधार पर 1909 में मार्लो मिंटो सुधार किया जाता है। हालांकि इसका बहुत पुरजोर पूरे भारत में विरोध होता है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? पूछ रहा है। तो देखिए जो गुजरात है उसकी तटरेखा जो है सबसे ज़्यादा लंबी है। एक एग्जाम में एसएससी में पूछा गया था कितनी लंबी है? तो 1214 किलोमीटर लंबी है ये। अच्छा, आपका सीपीओ का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि सेकंड सबसे लंबी किसकी है? तो देखिए गुजरात के बाद जो है आंध्र प्रदेश की जो है सेकंड सबसे लंबी है। कितनी लंबी है ये नहीं पूछा गया है आज तक, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि 974 किलोमीटर लंबी है। लेकिन ये गुजरात वाला आपको याद रखना है कि 1214 किलोमीटर है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये भी आपको याद रखना है, 7516.6 किलोमीटर लंबी है कुल भारत की तटीय रेखा की लंबाई। तो ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट था, और क्या क्या प्रश्न पूछा गया परीक्षा में मैंने उतना ही बताया। मैं चाहूँ तो आपको तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला ये सब भी बता सकता हूँ, लेकिन वो सब पूछा नहीं गया है। तो आप सिर्फ उतना पढ़ें जितना कि एग्जाम में आता है, उतना डीप आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देखिए क्या है? बाजारी स्थिरीकरण योजना मौद्रिक प्रबंधन के लिए साधन में शुरू की गई थी। बाजार स्थिरीकरण योजना, इसका मतलब क्या है? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है। इसके अंतर्गत क्या होता है पहले थोड़ा समझते हैं। पहले आपके प्रश्न का जवाब दे दूं, ऑप्शन बी जो है 2004 में ये शुरू की गई थी। और इसके तहत क्या होता है कि सरकार जो है मुद्रास्फीति की दर को, यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है सरकार जो अपनी सिक्योरिटी बेचती है। कैसी बेचती है? ये क्या करती है कि बाजार में अपनी सिक्योरिटी निकालती है, और अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप वो सिक्योरिटी को खरीद लेते हैं, और कुछ दिन के बाद वो पैसा जो है बढ़ते जाता है आपका, यानी कि उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो ये खरीद लेती है, उसके बाद बाजार में जो अतिरिक्त धन होता है, एक्स्ट्रा मनी जो होता है, वो सरकार के पास आ जाता है। इस तरह से अगर महंगाई बढ़ रही है तो सरकार सिक्योरिटी निकाल के ये पैसा मार्केट से जो है अपने पास ले लेती है, पैसों का, मनी का फ्लो कम करने के लिए। तो इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा प्रश्न था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अगला प्रश्न भी इकोनॉमिक्स से है। देखिए अर्थशास्त्र में भारत में आर्थिक विकास के लिए एलपीजी मॉडल, जैसा मैंने पहले बताया, तो कौन से थे उस समय? मनमोहन सिंह थे, और 1990 में होता था, और नरसिम्हा राव की सरकार थी। आपको बता ही दिया गया है एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? अब समझते हैं बिम्स्टेक है क्या पहले। BIMSTEC, इसका मतलब समझिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीपल सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका फुल फॉर्म तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको बता दिया गया। तो देखिए ये जो बिम्स्टेक था इसका राजधानी पूछा जाता है, ये आप याद कर लीजिए। तो ढाका जो है बांग्लादेश में इसकी राजधानी है। अच्छा देखिए बिम्स्टेक का सदस्य कौन कौन है ये भी आप देख लीजिए। तो बिम्स्टेक का सदस्य देखिए बांग्लादेश है,
भूटान है आपका, बांग्लादेश, भूटान, उसके बाद इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। फिर से देख लिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो इसमें कौन बच गया? मालदीव नहीं बचा। तो ये तीनों है, मालदीव नहीं है, सही जवाब यही हो जाएगा। अब प्रश्न पूछा जाता है कि मालदीव किसका सदस्य है? तो मालदीव जो है सार्क का सदस्य, साउथ एशियन जो है कंट्री, उसका सदस्य है मालदीव। भारत भी सार्क का एक मेंबर है। तो आपको जो मालदीव पूछ ले, सार्क का सदस्य पूछ ले, या फिर बिम्स्टेक का, अब आपको अच्छे से याद होगा। और संभव हो तो आप इसका नोट बना ले, क्योंकि ये बहुत बार किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद एक कैसा निकाय है, पूछ रहा है। तो देखिए, ये जो है संवैधानिक नहीं है, बल्कि गैर संवैधानिक निकाय है, और गैर अस्थायी भी है, यानी इसे भंग किया जा सकता है, इसे ही गैर अस्थायी बोल सकते हैं। और भारत के संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं है, तो ये जो है नहीं है। कामोंग जल विद्युत परियोजना बिचोम और टेंगा नदियों पर स्थित है। तो कामोंग नदी की दोनों सहायक नदियां किसके बीच में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। कहाँ पे स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कामोंग जल विद्युत जो बिचोंग और टेंगा नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में। प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था आपका एनटीपीसी में। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। भविष्य के लिए पानी के संरक्षण की दृष्टि से, तो करंट का प्रश्न है, सभी का प्रश्न लिया गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब ये करंट का प्रश्न देखिए, कब शुरू किया गया। तो देखिए, आपको पता होगा कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो ये भी कई बार का पूछा गया है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कई बार का पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो 24 अप्रैल 2022 यानी करंट का ही प्रश्न है, तो जो है भारत सरकार जो है अमृत सरोवर लॉन्च करती है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी बनाया जा रहा है, तो आपको पता ही होगा। तो इसी के उपलक्ष्य में इसे लॉन्च किया जाता है, और 24 अप्रैल 2022 को पानी के संरक्षण के लिए लॉन्च किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 में ये प्रश्न कई बार रिपीटेड होने वाला है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। सरकार अपना स्कीम को भुनाने के लिए ये प्रश्न कई बार पूछेगी, क्योंकि 24 में इलेक्शन है। बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली निखत जरीन का संबंध किससे है? देखिए, आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज है आपका 25 मार्च 2023। तो ये वीडियो बनाते समय जो है आज का अपडेट क्या है कि निखत जरीन जो है और लवलीना वही है जिन्होंने कि आपका टोक्यो ओलंपिक में जो है बॉक्सिंग में रजत, ये आपका कांस्य पदक जीतती है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतती है। तो निखत जरीन, लवलीना जो है अभी एशियन गेम चल रहे हैं, तो एशियन गेम में जो है चाइना के साथ भिड़ंत करने वाली है, और हो सकता है आपको 2-3 दिन में न्यूज़ मिल जाए कि फिर से निखत जरीन और लवलीना ने कोई मेडल जीता है एशियन में। तो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, इनमें इसका किससे संबंध था? निखत जरीन का मुक्केबाजी से, और लवलीना का भी संबंध मुक्केबाजी से ही है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और आपका जो कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था वो उसमें निखत जरीन जो कहाँ से थी? आंध्र प्रदेश से थी। एक परीक्षा में ये पूछा गया था, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, ये आंध्र प्रदेश की थी। और ये बैंक ऑफ इंडिया BOI में ऑफिसर है, बैंक ऑफ इंडिया, यानी देखिए बैंक में भी काम कर रही हैं, साथ ही साथ बॉक्सिंग का भी काम कर रही है निखत जरीन। पूरे देश को इन पर गर्व है। कौन नीदरलैंड की राजधानी है? देखिए, ज्योग्राफी का प्रश्न है। एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है, और ये जो है यूरोप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में। और ये जो है सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला, यानी सबसे ज़्यादा जो भीड़ है नीदरलैंड में, उसमें एम्स्टर्डम में है। उसके बाद रोटरडैम भी है, हेग भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर सिटी है वो है एम्स्टर्डम, और ये उसकी राजधानी भी है। प्लासी की लड़ाई जो होती है, उसमें नवाब के सिराजुद्दौला के हार के मुख्य कारण में से एक था कि उनके पास किसकी नेतृत्व वाली सेना थी जिन्हें लड़ाई का अनुभव नहीं था। तो वो कौन से थे? वो थे मीर जाफ़र। मीर जाफ़र ने प्लासी की लड़ाई में जो है सिराजुद्दौला के साथ लड़ा था, और उसमें उनकी हार हो जाती है, और उसके कारण क्या था कि मीर जाफ़र का जो कमांडर था ना, उन्होंने कभी लड़ाई ही नहीं की थी, जिन कारण उनकी हार होती है, और वो बुरी तरह से हार जाते हैं। एक और प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई कब होता है? तो ये आपको याद रखना कि 1757 में होता है। हालांकि 23 जून 1757 में होता है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है, तो 1757 आपको याद रखना है। और प्लासी कहाँ पे? ये पश्चिम बंगाल में स्थित जगह है, और यहाँ पे जो है अंग्रेज से जो है ये सेना हार जाती है। अंग्रेज की तरफ से कौन है? क्लाइव लड़ते हैं, क्लाइव, और इस तरफ से जो है सिराजुद्दौला लड़ते हैं। तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है, आपने याद रखना है। 1757 की लड़ाई। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये 28 मई को मनाया जाता है, विश्व भूख दिवस, और ये न्यूयॉर्क में बेस्ड संस्थान है जिसके द्वारा विश्व भूख दिवस मनाने की शुरुआत की जाती है। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए, ये जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में पूछ लेगा कहाँ पे, तो केप टाउन बोल के एक जगह है दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पे स्थित है टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। और अभी जो ग्रुप डी का और एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, ये प्रश्न कई शिफ्टों में रिपीटेड था, टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, आपने अच्छे से ध्यान देना है। और मैं जितना प्रश्न यहाँ पे करवाया हूँ, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको अभी का अभी याद कर लेना है, बात के लिए बचा के कुछ भी नहीं रखना, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा, और बाद में जब कभी आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। इसलिए एक प्रश्न का आंसर मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ताकि आपको अभी का भी याद हो जाए। पंछीरा नाम से लोकगीत पारंपरिक रूप से किससे संबंधित है? तो देखिए, ये पंछीरा जो लोकगीत है ये राजस्थान में, और ये राजस्थान में कब किया जाता है कि जब जो खेत में काम करते हैं मजदूर या किसान, तो उस समय ये गीत गाते हैं। लोकगीत है पंछीरा, राजस्थान से, और ये एसएससी में कई शिफ्टों में रिपीटेड प्रश्न था, तो इसलिए इसे यहाँ पे लिया गया। किस वर्ष भारत के अनुच्छेद 21A जोड़ा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, यूपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है, और एसएससी रेलवे तो अक्सर पूछती है।
तो देखिए अनुच्छेद 21 से इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, शिक्षा का अधिकार। और इसके अंतर्गत क्या किया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई थी। किसके अंतर्गत, जो है 21A, किस अनुच्छेद में है, 21A में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कौन सा संशोधन था, 86वां संशोधन था। कब होता है, 2002 में होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2002 में। और ये फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार जो है ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, भारत के नागरिकों का मूल अधिकार। तो इसे भी आपने याद रखना, 1 2 3 4 5 5 पके 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कई बार का रिपीटेड प्रश्न। तो देखिए यहाँ मैंने आपको करीब करीब 15-16 मिनट में जो है आपके इतने सारे प्रश्न करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट के लिए। और ये आज का 50वां लेक्चर है। इससे पहले का अगर आपने 49 लेक्चर नहीं देखा हो तो यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है इसमें आप जाके दाएं तरफ वाली प्लेलिस्ट में जाके सारा का सारा देख लें, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल नए वीडियो के साथ।